Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिडा। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का हमारा मिसलेनियस जीके का पार्ट, द मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2020। 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं, करंट अफेयर्स का टॉपिक्स। तो आज की क्लास के अंदर हमारे जो मेनली टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे पर्सन इन न्यूज, दैट इज अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries, ठीक है। उसके बाद अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, सबमिट्स, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, स्टेट अपडेट्स। तो इन सब चीजों की हम बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। वो चीजें, ये सारे वो टॉपिक जो न्यूज में रहे 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। तो करंट अफेयर्स है आज का हमारा टॉपिक, दैट इज मिसलेनियस जी के पार्ट। बढ़ते हैं आगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेज की बात करेंगे, डेज से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पूरे दुनिया में यह ऑर्गेनाइज किया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को हम इसको पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है? दैट इज बिकॉज द एस्टेब्लिशमेंट एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। वो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका जो हेडक्वार्टर है। अब मैं बात करूं इस दिन की, और तो हमारा जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 5 साल का एक कलेक्टिव थीम डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। 5 साल का एक ही थीम, दैट इज 2019 से लेकर 2023 तक एक ग्लोबल थीम के ऊपर वर्क करते हैं हम, that is advancing innovation for global aviation development, that is advancing innovation for global aviation development। तो इस थीम के ऊपर हम काम करते हैं 2019 से लेकर 2023 तक का यही थीम है हमारा। और मैं भारत की अगर हम बात करें तो ये जो सिविल एविएशन हमारा डिपार्टमेंट है और मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है सिविल एविएशन को लेके, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब होता है? 7 दिसंबर को होता है। 7 दिसंबर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ठीक है। ये आप देख सकते हो हमारी तीनों फोर्सेस के फ्लैग, ये हमारी इंडियन आर्मी का है, उसके बाद ये नेवी का है, नेवल फोर्सेस का, और दिस इज ऑफ एयरफोर्स, ठीक है। ये सिंबल्स आप देख सकते हो। इन तीनों को ज्वाइन करके हम एक ही फ्लैग बनाते हैं और मेमोरेट करते हैं, क्या? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के चलते हुए हमारे पास एक फंड भी है, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। इस फंड के अंदर पैसा इकट्ठा किया जाता है इस दिन, ठीक है। डोनेशंस आते हैं, काफी डोनेशंस आते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के अंदर। और ये जो पैसा होता है, इस पैसे से जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके ऊपर ये पैसा खर्च किया जाता है। हमारे जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके ऊपर ये पैसा खर्च किया जाता है, जो बेसिकली हमारी फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके ऊपर ये पैसा खर्च किया जाता है। तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब होता है? 7 दिसंबर को होता है। 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को और क्या था? 7 दिसंबर को ही था इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, तो 2 दिन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, तो करप्शन को रोकने के लिए एक एंटी करप्शन डे यहां पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कब होता है? 9 दिसंबर को। 9th ऑफ दिसंबर को हर साल हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसका थीम क्या रहा? और इसका थीम क्या रहा इस बार? दैट इज रिकवर विद इंटीग्रिटी। रिकवर विद इंटीग्रिटी, तो ये 2020 में इसका थीम रहा इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। अब ह्यूमन राइट्स को लेके पूरी दुनिया में एक दिन ऑर्गेनाइज होता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को होता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। अब ये 10 दिसंबर को क्या होता है? बिकॉज 1948 में इसी दिन क्या हुआ था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। कि जो मानवता के अधिकार है, ह्यूमंस के राइट्स हैं, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए। अब राइट्स की बात करें
तो राइट्स की बात, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये क्या कहता है, ठीक है, कि ह्यूमन राइट्स को लेके, कलर को लेके, रिलीजन को लेके, सेक्स को लेके, लैंग्वेज को लेके, पॉलिटिकल या किसी भी तरह का ओपिनियन, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सबको बराबर के ह्यूमन राइट्स मिलने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई काला है तो उसको कम अधिकार मिल रहे हैं, कोई ऊंची जात का है, नीची जात का है, तो इन सबको परे रख के, उसके बर्थ प्लेस, उसका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को परे रख के मानवता का अधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ये दिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ऑर्गेनाइज करते हैं। और 2020 में ऑर्गेनाइज किए गए इस वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे का थीम क्या रहा? तो इस बार इसका थीम रहा रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये इस बार इसका थीम रहा। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? 10 दिसंबर को होता है, 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को। अब 10 दिसंबर को मैं आपको एक और चीज बताता हूं, 10 दिसंबर को एक और चीज होती है, ठीक है, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी भी होती है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी भी होती है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपने सुना होगा दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड नोबेल प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस, नोबेल अवार्ड्स। और जो नोबेल अवार्ड्स होते हैं वो अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी के दिन दिए जाते हैं। तो 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिए गए, दैट इज नोबेल प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल माउंटेन डेज, माउंटेन डे। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे यहाँ पे हमारे पास होता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो बेसिकली जो भी माउंटेन्स को लेके हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, माउंटेन डेवलपमेंट्स को लेके, तो उन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे, ताकि बेसिकली लोगों में पॉजिटिव चेंज हो जाए, ठीक है, जो माउंटेन पीपल्स होते हैं, ठीक है, दुनिया भर का जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, उन सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे माउंटेन डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 11 दिसंबर को। और इस बार इसका थीम क्या रहा? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, ये इस बार इसका थीम रहा 2020 में। नेक्स्ट इज यूनिसेफ डे, दैट इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। देखिए इसका पुराना नाम जो था वो था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब हम इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, तो नाम बदल दिया गया है। अब यूनिसेफ को लेके एक दिन ऑर्गेनाइज होता है 11 दिसंबर। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है ये 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। 11th ऑफ दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ की। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो यूनिसेफ का ये एस्टेब्लिशमेंट डे होता है 11 दिसंबर, इसलिए इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड डे, यूनिसेफ डे। कब होता है? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, क्योंकि ये बना था 11 दिसंबर 1946 को, 11th ऑफ दिसंबर 1946, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ। यूएन कब बना था बच्चों? तो यूएन की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो यूएन बना था 24 ऑफ अक्टूबर को। तो यूनाइटेड नेशन डे हमारे पास होता है 24 ऑफ अक्टूबर को, 24 ऑफ अक्टूबर को बना था यूएनओ, 24 अक्टूबर 1945। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। अब डे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक डे होता है प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अब 2016 तक की अगर मैं बात करूं, 2016-17 तक की मैं बात करूं, तो तब तक यह प्रवासी भारतीय दिवस जो था ये एनुअल इवेंट होता था, हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता था। बट उसके बाद सरकार ने क्या कर दिया, इसको बाई एनुअली कर दिया, इसको बाई एनुअल इवेंट बना दिया। तो 9 जनवरी 2020 में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, बट 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। अब प्रवासी भारतीय दिवस एक बाई एनुअल इवेंट है, मतलब 2 साल में हम एक बार ऑर्गेनाइज करते हैं, 2 साल में हम एक बार ही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 2020 में इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, तो 2021 में हम इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो 2021 में हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे हमारा 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये 9 जनवरी को ऑर्गेनाइज होता है, 9 जनवरी को। अब 9 जनवरी ही क्यों?
क्योंकि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अपना लॉ प्रैक्टिस करके साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अपना लॉ प्रैक्टिस करके साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो उसी की मेमोरेशन में हम 9 जनवरी को हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये प्रवासी भारतीय क्या होता है? प्रवासी भारतीय मतलब वो भारतीय जो देश से बाहर रहते हैं, मतलब एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो उन एनआरआईज पीपल का भारत की डेवलपमेंट में, हमारे देश की डेवलपमेंट में जो योगदान है, ठीक है, जो बाहर रहते हुए लोग हैं वो पैसा भेजते हैं भारत की डेवलपमेंट के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारी सभ्यता को दुनिया भर में फैला रहे हैं वो। तो इन सारी चीज़ों को, उन लोगों की याद में, ठीक है, वो इंडियन डायस्पोरा को, उस इंडियन डायस्पोरा को प्रमोट करने के लिए, वो भारतीय कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए जो बाहर विदेश में बैठी है हमारे लिए, तो उसके लिए हम एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो अभी क्या हुआ है, अभी प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की बात हो रही है। तो ये कन्वेंशन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने क्या किया, उसने लॉन्च कर दिया एक वेबसाइट प्रवासी भारतीय दिवस के लिए। और उसके बाद कन्वेंशन लॉन्च की गई, जो कि हमारे जो विदेशी भाई है, ठीक है, एनआरआईज है, वो हमारे साथ जुड़े। और अभी जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर कोविड-19 की सिचुएशन है, इकोनॉमी बहुत डाउन है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उन सब में हमारा सहयोग दे। तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रवासी दिवस कन्वेंशन लॉन्च कर दिया गया। अब प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कैसे हुई वो भी थोड़ा जानेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एलएम सिंघवी जी के द्वारा। एलएम सिंघवी जी के द्वारा इनकी जो शुरुआत हुई थी। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, देखिए एलएम सिंघवी जी ने क्या किया था, ये बेसिकली लोकसभा राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। पहले ये इन्होंने इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ा, बाद में इन्होंने बीजेपी से भी चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ा इन्होंने। और ये जब वाजपेयी जी, हमारे वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो 1998 से लेकर लगभग 2004 तक ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। तो जब ये राज्यसभा के एमपी थे, तब एलएम सिंघवी जी को इंडियन डायस्पोरा को देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ये उसके अध्यक्ष थे। तो इनकी रिकमेंडेशंस पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमने इस दिन की शुरुआत करी थी, प्रवासी भारतीय दिवस, इनकी रिकमेंडेशंस पे हमने शुरुआत करी। दैट इज एलएम सिंघवी जी। तो इनकी रिकमेंडेशन पे ये एक ज्यूरिस्ट भी थे, ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं भारत से यूके के, एलएम सिंघवी जी। तो इनकी रिकमेंडेशन के कारण हमने ये स्टार्ट किया था। और कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं तो हमारा विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एंड फिकी, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके स्पॉन्सर करती हैं प्रवासी भारतीय दिवस को। और इस साल की अगर मैं बात करूं 2021 में हमारा जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, 16th। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक किताब की बात होती है, हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं श्री वेंकैया नायडू जी, मुपावरापू वेंकैया नायडू जी, उन्होंने एक किताब को लॉन्च करा। इस किताब का नाम है 40 Years with the APJ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। देखिए हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, दैट इज डॉक्टर ए शिवाथानु पिल्लई, जो कि इसरो के काफ़ी सारे प्रोग्राम पे, DRDO या फिर मैं बोलूँ ब्रह्मोस एरोस्पेस में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं। तो इन्होंने अब्दुल कलाम साहब के साथ भी काम किया है। तो इन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, उनके ऊपर एक किताब लिखी है, दैट इज डॉक्टर ए शिवाथानु पिल्लई। तो इस किताब के राइटर कौन है? डॉक्टर ए शिवाथानु पिल्लई। एंड किताब का टाइटल क्या है? 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अब समिट की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको पता होगा इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट है वो भी हर साल स्विट्जरलैंड में ही होती है, वो भी हर साल स्विट्जरलैंड में ही होती है। कहाँ होती है? डेवोस में। ठीक है, हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट है वो स्विट्जरलैंड के अंदर ही होती है, डेवोस में, यहां पे होती है हर साल। बट इस साल क्या था? इस साल कोविड 19 की सिचुएशन के चलते हुए क्या हुआ था कि 2021 की जो समिट थी, कोविड 19 की सिचुएशन को देखते हुए 2021 की जो समिट थी वो डेवोस में नहीं, वो होने वाली थी कहां पे? ल्यूसन बंगस्टोंग पे। ये कोविड 19 की सिचुएशन के चलते हुए चेंज किया गया था। बट अभी कोविड 19 की सिचुएशन को फिर से रिव्यू करते हुए अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह डिसाइड किया कि इनकी जो समिट है 2021 की, वो अब स्विट्जरलैंड में ही नहीं होगी। वो डेवोस में तो क्या, अब स्विट्जरलैंड में ही नहीं होगी। तो वो अब कहां होने वाली है? वो होगी अब सिंगापुर के अंदर, वो अब होगी सिंगापुर के अंदर। ये डिसाइड कर लिया किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल डेवोस में होता है, डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, बट इस बार कोविड की सिचुएशन को चलते हुए स्विट्जरलैंड में ही एक दूसरा प्लेस चूज किया गया था। बट अब उससे भी हटा के ये देश से ही बाहर, स्विट्जरलैंड से ही बाहर होने जा रही है, सिंगापुर में। बट ये दूसरी बार हुआ है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हिस्ट्री में सेकेंड टाइम हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट जो कि स्विट्जरलैंड से बाहर हो रही हो, दूसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहले ये एक बार हो चुकी है, कहां पे? ये हो चुकी है बेसिकली इसको न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया था, एक बार पहले न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, 2002 में इसको न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया था। 9/11 के, बेसिकली 9/11 आपको याद हो अमेरिका में जो अटैक हुआ था, तो वहां पे 9/11 को देखते हुए इसको 2002 में न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, 2002 में। तो 1971 से समिट्स ऑर्गेनाइज हो रही है और 2002 में पहली बार ये समिट स्विट्जरलैंड के बाहर हुई थी और अब दूसरी बार स्विट्जरलैंड के बाहर हो रही है, वो है सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर के अंदर। तो पहले कहां हुई थी ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टैटिक का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। और ये फैक्ट हमेशा ध्यान में रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हमेशा ही डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। ठीक है, तो यानी कि 2022 की जो समिट होगी, ये तो 2021 की बात करिए, 2022 की जो समिट होगी वो डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर ही होगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को वर्चुअली इनॉग्रेट किया। देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, अब मोबाइल हमारा मोबाइल फोन, ठीक है, तो इस मोबाइल फोन्स को लेके यहाँ पे कांग्रेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक समिट ऑर्गेनाइज होती है। तो 2020 की ये समिट ऑर्गेनाइज की गई और मोदी जी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया। ठीक है, अब इसमें हमारा जो एक मोटिव था, मोदी जी का जो प्रमोट विजन था, ठीक है, सरकार का जो विजन है, दैट इज आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एंड ड्राइव फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टमेंट्स, एनकरेज R&D। तो इन सबको ध्यान रखते हुए टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर की बात करूं, जैसे कि सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, वैसे ही और कंपनियां भी, ठीक है, एप्पल भारत में फोन मैन्युफैक्चर करने लग गया, तो और बहुत सारी कंपनीज भारत में आए, इन्वेस्टमेंट करें इस टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, मोबाइल सेक्टर के अंदर। तो उसी को बढ़ाने के लिए, और जो भारतीय कंपनियां हैं, ठीक है, वो भारतीय प्रोडक्ट्स को, यानी कि हम बहुत सारे, अगर इंडिया में कोई कंपनी मोबाइल बनाती है तो बहुत सारे पार्ट जो है अदर कंट्री से इंपोर्ट कर लेती है। ठीक है, अब वो चीज़ ना हो के वो सारे पार्ट्स भी भारत में बनाए जाएं। तो आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंक्लूसिविटी, इन सबको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये समिट ऑर्गेनाइज की गई। और इस बार इसका थीम भी ऐसा ही कुछ रहा, दैट इज इंक्लूसिव इनोवेशन, इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल, इसका थीम भी कुछ ऐसा ही रहा। ठीक है, अब इसी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चलते हुए, इसी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया। इन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दिया कि 2021 के सेकेंड हाफ तक, ठीक है, 2021 के सेकेंड हाफ तक रिलायंस लॉन्च कर देगा 5G नेटवर्क। ठीक है, 5th जनरेशन नेटवर्क
रिलायंस लॉन्च कर देगा। ये मुकेश अंबानी जी की वर्डिंग्स है, ठीक है। तो वो अंबानी साहब ने प्लान किया है कि 5G सर्विसेज हम लॉन्च करेंगे रिलायंस जियो की, कब तक, द सेकेंड हाफ ऑफ 2021। और अभी 4G नेटवर्क चल रहा है, अभी 4G ऑनगोइंग है, तो 5G आ जाएगा, 5G आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट। फिफ्थ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट। अब वाटर इंपैक्ट समिट की अगर मैं बात करूं तो इस बार इसका थीम क्या रहा, तो इस बार इसका थीम रहा अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। रिवर कंजर्वेशन, तो रिवर कंजर्वेशन को सिंक्रोनाइज किस तरह किया जाता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे एक समिट ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। क्या इसकी महत्ता है, किस तरह से रिवर रेजुविनेशन होना चाहिए, तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने इसके ऊपर वर्क किया और किस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है, किस तरह से काम करता है, उसको लेके समिट ऑर्गेनाइज की गई ताकि रिवर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, पानी को बचाया जा सके, पानी को पोल्यूशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक रिपोर्ट, दैट इज स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-2020। देखिए स्मगलिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो स्मगलिंग का मतलब होता है वो चीज़, वो प्रोडक्ट, वो आइटम जो देश में इलीगल वे में आती जाती है, उसको बोलते हैं स्मगलिंग, स्मगल, ठीक है। तो अभी अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, दैट इज स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20, पिछले साल की बात है। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, तो ये रिपोर्ट किन किन चीज़ों की बात करती है, सबसे पहले तो ये नारकोटिक ड्रग्स की बात करती है, गोल्ड की बात करती है, ठीक है, कमर्शियल फ्रॉड्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से स्मगल हुई हैं। हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू है, हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू है, इसने क्या देखा कि 412 केसेस स्मगलिंग के आए, 412 केसेस स्मगलिंग के आए, जो कि टोटल अमाउंट है 1949 करोड़ का 2019-20 में, ठीक है। ये डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू ने देखा और इसके चलते हुए इन्होंने 837 पर्सन्स को अरेस्ट भी किया, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कहलाए, जिन्होंने स्मगलिंग में जिनका हिस्सा था, ठीक है। इसके अलावा 761 कॉम्प्लेक्स केसेस कस्टम ड्यूटी के। अब कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब बाहर से कोई सामान हम चोरी छिपे ला रहे हैं और एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे हमें सरकार को देना पड़ता है एक टैक्स, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। जब कोई चीज़ इंपोर्ट होती है भारत में तो उसके ऊपर लगती है कस्टम ड्यूटी। तो इन 761 केसों से 2183 करोड़ रुपीस यहाँ से हमारे पास आए, 2183 करोड़ रुपीस। अब जानते हैं इन सबको कितना गोल्ड था, क्या था, तो सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। तो कितना गोल्ड यहाँ पे 2019-20 में भारत में स्मगल हुआ है, वो है 120 टन। 120 टन इतना सोना भारत में क्या हुआ, स्मगल्ड हुआ 2019-20 में। और ये जो 120 टन, अब हमारे वहां पे क्वेश्चन आता है कि भारत में इतना सोना यूज होता है। अरे भाई, ये 120 टन जो सोना स्मगल हुआ है ना, ये तो देश में जितना सोना यूज होता है उसका सिर्फ 15% है, उसका सिर्फ 15%। तो आप निकाल लो टोटल वैल्यू कितनी होगी कि भारत में एक वर्ष में कितने सोना खपत होती है सोने की, हम लोग सोना कितना यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया कितना गोल्ड इंपोर्ट कर लेता है, वो आप वो सोचिए, ठीक है, कि कितनी डिमांड है हमारी गोल्ड को लेके। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, ठीक है, ये कोई हरी गरी रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है कि भारत के अंदर कितना गोल्ड यहाँ पे हर साल आता है, कितनी डिमांड है भारत की। तो 120 टन 2019-20 में सिर्फ स्मगल हुआ है, स्मगल, इलीगल वे में आया, लीगल वे में आया वो तो अलग है अभी, ठीक है, ये 15% है उसका, ठीक है। आप लगा लो कितनी वैल्यू आ जाएगी, लगभग 800 टन मुझे लगता है, ठीक है, 800 टन के आसपास वैल्यू आ जाएगी, 15-120, तो हाँ 800 टन के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। इतना सोना हम यूज करते हैं, क्या करते हैं इतने सोने का। और ये सोना भारत में आया कैसे, और ये सोना कहाँ से स्मगल हुआ। देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से भारत में सोना स्मगल होता है, वो है म्यांमार बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर और बांग्लादेश का बॉर्डर, जो भारत की बाउंड्री है, ठीक है। इन इंटरनेशनल बॉर्डर से यहाँ से स्मगल होता है।
भारत और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है वहां पे 16 किलोमीटर का एक ऐसा पैच है जहां पे कुछ ज़्यादा बाउंड्री नहीं है, ज़्यादा मतलब फोर्सेस वगैरह भी नहीं होती, ज़्यादा बाउंड्री भी नहीं है, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो माना जाता है, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहना है कि ये जो 16 किलोमीटर का पैच है, यहाँ से भारत के अंदर बहुत सारा सोना स्मगल होता है। ठीक है, भारत के अंदर बहुत सारा सोना स्मगल होता है। अब नार्कोटिक ड्रग्स की बात करते हैं। ठीक है, दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ, नशे। तो नार्कोटिक ड्रग्स में क्या कहता है, अप्रैल 2019 के डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है, असम राइफल्स ने एक सीक्रेट ऑपरेशन किया था। ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का कहना है कि इन्होंने असम राइफल्स के साथ मिलकर मणिपुर के अंदर एक ऑपरेशन किया था। ठीक है, एक सीक्रेट ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन में पता लगा कि 1 लाख मिथाइमफेटामाइन टैबलेट्स इन्होंने सीज करी, जिसको मार्केट में याबा टैबलेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये इन्होंने सीज करी थी। अब सोचिए कितना नार्कोटिक ड्रग्स आता है भारत के अंदर। अब 2019-20 में बात करूं तो 72 सीजर्स, मतलब 72 केसेस आए। 72 केसेस यहाँ पे पकड़े गए नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के। ठीक है, यहाँ पे पकड़े गए। और ये मेनली जो सबसे ज़्यादा केसेस आए वो आए थे उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो ये पकड़ा गया, ये उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। ये ड्रग्स रिपोर्ट कहता है, स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट कहती है। उसके बाद सिगरेट एंड टबैको प्रोडक्ट्स। सिगरेट एंड टबैको प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 2019-20 में 76.95 करोड़ का जो सिगरेट था वो यहाँ पे सीज किया गया। लगभग 77 करोड़ रुपीस का सिगरेट जो था यहाँ पे सीज किया गया, जो कि इलीगली भारत में आया। और इंडिया इसी के साथ 4th लार्जेस्ट कंट्री बना इलीगल सिगरेट मार्केट का। उसके बाद वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग। अब जंगलों में कैसे स्मगलिंग होती है, जो जानवर होते हैं और जो लकड़ियां होती हैं, पेड़ पौधे। तो रेड सैंडलवुड, लाल चंदन की लकड़ी। तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब देखिए एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, जो लुप्त हो रही है, जो खत्म हो रही है। अब दुनिया में ऐसी चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है जो चीजें खत्म हो रही है। ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज हमारे पास है रेड सैंडलवुड की। तो ये साउदर्न ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। तो इसको स्मगल किया जाता है एक तो। ठीक है, इसको स्मगल किया जाता है। देखिए जो चीज़ एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है ना, उसको हम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना में डाल देते हैं। तो इसमें ये ऑलरेडी कंटेन्ड है, अपेंडिक्स 2 में, साइड्स के अपेंडिक्स 2 में ऑलरेडी ये रेड सैंडलवुड इंक्लूडेड है। तो अब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का क्या कहना है कि 174 मैट्रिक टन्स रेड सैंडलवुड 2019-20 में, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट होते हुए पकड़ी है। ठीक है, कि इलीगल वे में ये दूसरे देशों में भेजी जा रही थी। कौन कौन से देशों में? मलेशिया, ताइवान, चाइना। ठीक है, अब स्मगलिंग का मतलब क्या मैंने बताया, जो चीज इलीगली आती जाती है देश के अंदर या देश से बाहर। तो ये भेजी जा रही थी बाहर, रेड सैंडलवुड, लाल चंदन की लकड़ी। तो इसको पकड़ा गया। उसके बाद सरकार, हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंट है, उसने 9120 स्टार टॉर्टोइज पकड़े, सीज किए। ठीक है, अगेन स्मगलिंग। अब ये जो बेसिकली स्टार टॉर्टोइज होता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है वेस्टर्न इंडिया में और साउथर्न ईस्टर्न पाकिस्तान में, तमिलनाडु में, ओडिशा के अंदर, या ईस्टर्न कर्नाटका में, या आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, इट ऑल्सो फॉल्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये भी पाया जाता है। दिस इज द बेसिकली अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, ये उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग भी हो रही है। स्मगलिंग को लेके हम देख सकते हैं क्या हालात है हमारे। ये 2019-20 का रिपोर्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स की, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। अब देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2021 का,
ये पब्लिश कौन करता है? ये पब्लिश करता है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच एक एनजीओ है, एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में। ये न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, जो भी जर्मनी में, एंड कैन इंटरनेशनल के साथ मिलके, दैट इज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ मिलके ये इस इंडेक्स को रिलीज करता है, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस को लेके कौन सा देश बेटर है। तो ये लगभग 57 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, 57 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का एक लिस्ट इंडेक्स रिलीज करता है हर साल। क्योंकि ये जो 57 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन, तो ये जो कंट्रीज है ये ग्लोबल एमिशन का 90% तो यही कवर कर लेते हैं पूरे विश्व भर में, क्योंकि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब मैं इनकी फर्दर बात करूं तो भारत का रैंक इसमें रहा 10th, इंडिया का रैंक इसमें रहा 10th। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक रहा 10वां, भारत 10वें स्थान पे रहा। तो भारत ने स्कोर कितना करा? इंडिया का स्कोर रहा 63.98, इंडिया का स्कोर रहा 63.98, 63.98 इंडिया का स्कोर रहा। ठीक है, अब देखिए पिछले साल की बात करूं या इस साल की बात करूं, दोनों ही साल पहले की जो 3 पोजीशन है वो खाली रहती हैं, क्योंकि पहले की 3 पोजीशन उन कंट्रीज के लिए होती हैं जिनके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग का लेवल है वो 2 या 1.5 डिग्री तक हो। ठीक है, बट ऐसी कोई कंट्री ही नहीं है, तो इसलिए ये पहले जो 3 प्लेसेस है खाली रहते हैं। चौथे स्थान पे है स्वीडन, 5वें पे है यूके, 6ठे पे है डेनमार्क, 7वें पे है मोरक्को, 8वें पे नॉर्वे, 9वें पे चिले एंड 10वें पे हमारा भारत, 10th पे हमारा भारत। पिछले साल भारत 9वें स्थान पे था, इस बार 10वें पे हो गया। पिछले साल भारत 9वें स्थान पे था, इस बार 10वें पे हो गया। तो इंडिया रैंक 10th इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पे भारत रहा कहाँ पे? भारत रहा 10वें स्थान पे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है ये प्रजा फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, ठीक है, जिसने 3 सालों से भारत के लगभग 40 शहरों का, 40 स्टेट्स का, ठीक है, 40 शहरों का इंक्लूडिंग द हमारा जो दिल्ली है, ठीक है, तो 40 सिटीज का इसने एक सर्वे किया कि इन 40 सिटीज में कौन सी जो सिटी है, कौन सा स्टेट बेटर वर्क कर रहा है अपनी सिटीज को लेके। ठीक है, तो ये प्रजा फाउंडेशन ने सर्वे करा अर्बन गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लेके। तो अब अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इसने पब्लिश किया, ठीक है, तो जिसमें बेटर, सबसे बेटर जो स्टेट रहा वो रहा उड़ीसा, और दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र, तीसरे पे रहा छत्तीसगढ़। पहले पे उड़ीसा, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे छत्तीसगढ़। दिल्ली आती है 13वें स्थान पे, और सबसे लास्ट में रहा मणिपुर और नागालैंड, सबसे लास्ट पे रहा मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। देखिए टाइम मैगजीन्स ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2020 डिक्लेयर किया है। ये हैं यूएस के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा के इस बार चुनाव जीता है, और जनवरी 2021 में ये यूएस के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठेंगे। इससे पहले जब बराक ओबामा, द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति थे तो ये उनकी सरकार में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, ठीक है, तो कमला हैरिस ये बनी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक बाय द डेमोक्रेटिक पार्टी, यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है। यूएस में जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है, और एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर फॉर द 2020। नेक्स्ट, सोनू सूद। अब सोनू सूद के बारे में सबको पता होगा, एक इंडियन सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कोविड-19 के चलते हुए लोगों के लिए मसीहा बने। ये इन्होंने हर किसी की सहायता की है, और इवन आज भी अगर किसी को सहायता की जरूरत होती है ये तो ये मना नहीं करते हैं, ये फ्री में इलाज भी कराते हैं, नौकरी भी दिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये अभी इन्होंने ई रिक्शास भी बांटे हैं। तो सोनू सूद को इंक्लूड किया यूके के अंदर द 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट के अंदर। 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट में टॉप किया इन्होंने, नंबर 1 पे रहे। और ये जो 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट है, इसको पब्लिश करता है यूके बेस्ड ईस्टर्न आईज न्यूज़पेपर, ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर ये पब्लिश करता है,
वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। फॉर्ब्स मैगजीन का लिस्ट आता है, फॉर्ब्स मैगजीन कहता है दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिए। अब हर साल की तरह दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली वुमेन है वो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली वुमेन है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आती है दैट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, पहले IMF में थी, अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक में है, क्रिस्टिन लगार्डे, क्रिस्टिन लगार्डे। और थर्ड पोजीशन पे आती है कमला हैरिस, जो भी हमने इसकी बात करी, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ USA। एंड इसी लिस्ट के अंदर 41st पोजीशन पे है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट, राजकमल झा। राजकमल झा ने जीता है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचरी प्राइज, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचरी प्राइज। अब रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचरी प्राइज के साथ साथ यहाँ पे एक और अवार्ड भी मिलता है, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचरी प्राइज फॉर द सोशल अचीवमेंट, फॉर द सोशल अचीवमेंट ये दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसको मिला? ये मिला है ओमान के जो किंग है, ठीक है, लेट सुल्तान ऑफ ओमान, जो अब नहीं रहे, सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद। और इसके साथ साथ एक भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सोपरकर, इन दोनों को यहाँ पे ये दिया गया, इन दोनों को मिला के यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचरी प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट, ठीक है। वो लिटरेचरी का प्राइज था, ये सोशल अचीवमेंट का प्राइज है, ये सोशल अचीवमेंट का प्राइज है। बेसिकली ये जो प्राइज था रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे स्टार्ट किसने करा था? तो ये करा था पीटर बंडालो ने, एक US बेस्ड पब्लिशर है पीटर बोंडालो। तो इन्होंने 2018 में बेसिकली इस अवार्ड को स्टार्ट करा था, 2018 में इस अवार्ड को स्टार्ट करा था। पहले इस अवार्ड में क्या मिलता था? पहले इस अवार्ड में $10,000 का प्राइस मिलता था। कोविड-19 की प्राइस रिड्यूस कर दिया गया, $5,000 कर दिया गया, और ये भी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ये भी प्राइस इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ठीक है। तो राजकमल झा को मिला क्या? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचरी प्राइज। और किस नॉवल के लिए मिला इनके? दैट इज द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी, इसके लिए अवार्ड इनको दिया गया, ठीक है, इसके लिए अवार्ड इनको दिया गया। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इंडिया, इनको मिला 2020 का यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 में इनको दिया गया, यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 में इनको दिया गया। किसको मिला? इन्वेस्ट इंडिया को। ये भारत सरकार की एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बॉडी है, ठीक है, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, अट्रैक्ट करती है, उसके लिए काम करती है। तो इसको मिला यूनाइटेड नेशन की तरफ से इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 का, जो अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020 की अगर मैं बात करूं तो ये दो लोगों को मिला, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। अब सबसे पहले मेल की बात करते हैं, तो मेल में है एरमेंड मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है, स्वीडन में है, रहने वाला स्वीडिश बेसिकली स्वीडन में रहते हैं, बट इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। तो इन्होंने 15 ईयर ओल्ड इन द बॉयज पोल वॉल्ट में 2015 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है, इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। तो अब इनको क्या मिला है? वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2020। उसके बाद एक फीमेल आती है हमारे पास, यूनिमर एंड्रिया रोजास। तो ये ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, दो बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, तो अभी इनको मिला है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2020 से इन दोनों को कॉन्फर किया गया। तो मेल भी आपको पता होना चाहिए, फीमेल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेल को मिला और कौन सी फीमेल को मिला। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैरोलिना अराउजो, ये ब्राजील की रहने वाली है। इनको क्या मिला? इनको मिला यंग मैथमेटिशियन का प्राइज, दैट इज रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, ये इनको दिया गया, ठीक है। देखिए, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन को रिसीव करने वाली ये दूसरी महिला है, ठीक है, और पहली नॉन इंडियन, ठीक है, पहली नॉन इंडियन और दूसरी क्या है? महिला है।
इनसे पहले एक महिला को अवार्ड मिल चुका है, एक फीमेल को अवार्ड मिल चुका है, इनका नाम था रामदोराई सुजाता, आर सुजाता। इनको अवार्ड मिल चुका है 2006 में। तो इस अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो 2005 से अवार्ड दिया जाता है, दैट इज बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। देखिए रामानुजन प्राइज दिया जाता है श्रीनिवास रामानुजन की मेमोरी में, श्रीनिवास रामानुजन की मेमोरी में यह अवार्ड दिया जाता है, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, आपने में भी उनका नाम सुना होगा, ठीक है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, श्रीनिवास रामानुजन, इनके बारे में बोला जाता है। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को भारत में ऑर्गेनाइज किया जाता है मैथमेटिक्स डे, ठीक है, मैथमेटिक्स डे ऑर्गेनाइज करते हैं हम। और ये जो मैथमेटिक्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है ये श्रीनिवास रामानुजन की मेमोरी में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे होता है, 22 दिसंबर। तो कैरोलिना अराउजो ब्राजील की रहने वाली, इनको क्या मिल रहा है, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अशरफ पटेल, इनको मिला है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडिया 2020, इन्होंने जीता है। ये जो अवार्ड है ये स्क्रैप फाउंडेशन एंड जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इनके द्वारा दिया जाता है। ये जो अशरफ पटेल हैं ये यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूंगा, ये इनके को फाउंडर बोल सकता हूं मैं, फाउंडर मेंबर बोल सकता हूं, प्रवाह एंड कम्युनिटी। तो ये इसको लेके काम करते हैं, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप रोल में मेंबर है ये अशरफ पटेल जी, ठीक है। तो भारत को प्रोग्रेस करवाने में, देश को तरक्की की राह पे लेके जाने में ये बेसिकली लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की यहाँ पे गाइडेंस हो ये यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया, अशरफ पटेल। नेक्स्ट हमारे पास है सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट। आधार पूनावाला जी के पिताजी ने ये सीरम इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, बाद में इन्होंने आधार ने संभाला ये सीरम इंस्टीट्यूट, पुणे के अंदर है। अभी सीरम इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके, ठीक है, कोविशील्ड नाम की कोविड वैक्सीन को लेके ट्रायल कर रहा है। कोविशील्ड नाम की कोविड-19 वैक्सीन को लेके अभी ये ट्रायल कर रहा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ है, जिनका नाम है, जो हेड है आधार पूनावाला, इनको यहाँ पे द स्ट्रेट्स टाइम एशियन ऑफ द ईयर 2020 के अंदर इंक्लूड किया गया। तो 6 बंदे यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, जो कि काम कर रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक को खत्म करने के लिए। 6 बंदों का नाम आता है और 6 में आते हैं एक भारतीय, जिनका नाम है आधार पूनावाला, भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के हेड आधार पूनावाला। तो द स्ट्रेट टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर 2020 टू एंड कोविड-19 पेंडेमिक को खत्म करने के लिए इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो ये 6 बंदे हैं यहाँ पे जो दुनिया में छाए हुए हैं, ठीक है। और आधार पूनावाला जी को यह अवार्ड मिला है क्योंकि वो कोविड-19 को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेजरहट ब्रिज, देखिए कोलकाता के अंदर अभी एक ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था, दैट इज मेजरहट ब्रिज। तो अभी इस ब्रिज का नाम बदल के रख दिया गया है जय हिंद ब्रिज। देखिए जनवरी में लगभग 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी, तो इस बार जो उनका बर्थ एनिवर्सरी आएगा 2021 में, दैट इज हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो उसको कोमेमोरेट करने के लिए सरकार ने क्या किया, वेस्ट बंगाल की सरकार ने क्या किया, जो मेजरहिट ब्रिज है कोलकाता के अंदर बनाया गया, इसका नाम बदल के रख दिया गया जय हिंद ब्रिज, दैट इज टू कोमेमोरेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस ब्रिज की जो लंबाई है वो है 650 मीटर। ये ऑलरेडी एक ब्रिज बना हुआ था, 2 लेन ब्रिज था, अभी इसको 4 लेन ब्रिज बनाया गया। अभी यहाँ पे 4 लेन ब्रिज बनाया गया, जिसको बनाने के लिए टोटल खर्चा जो है वो 311.76 करोड़ रुपए है, ठीक है, ये यहाँ पे खर्चा हुआ इतना।
और ये जो ब्रिज है कितना वेट सह सकता है, दैट इज 385 मेट्रिक टन्स ये सह सकता है। दैट इज 650 मीटर लंबा ये ब्रिज है। तो जय हिंद ब्रिज के नाम से अब इसको बोला जाएगा, जय हिंद ब्रिज, कोलकाता के अंदर है। यूपी का एक रेलवे स्टेशन है, दैट इज दांदूपुर। ठीक है, यूपी का एक रेलवे स्टेशन है दांदूपुर। अब दांदूपुर रेलवे स्टेशन को बोला जाएगा मां बराही देवी धाम, मां बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन के नाम से अब इसको बोला जाएगा। तो ये नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे भी काफी सारे नाम चेंज हो चुके हैं। ठीक है, और लखनऊ का हजरतगंज चौहरा कहलाया क्या, अटल चौक। ठीक है, स्टेडियम का नाम बदल के वाजपेयी साहब के नाम के ऊपर रखा गया। उसके बाद बोलूं इलाहाबाद बन गया प्रयागराज। तो और भी काफी सारे नाम उत्तर प्रदेश के अंदर चेंज किए गए। नेक्स्ट इज झारखंड। अब स्टेट्स की बात करते हैं तो झारखंड। अब झारखंड के अंदर यहाँ पे झारखंड की सरकार ने कुछ रेवोल्यूशंस किए। पहला रेवोल्यूशन, अगर झारखंड के अंदर आपको सरकारी नौकरी करनी है, अगर आप एक एस्पिरेंट है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आप झारखंड में जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो झारखंड के अंदर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको टबैको प्रोडक्ट्स को छोड़ना पड़ेगा। आप टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करेंगे तभी आपको झारखंड के अंदर नौकरी मिलेगी। आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं नहीं यूज़ करता हूँ, अगर मैं यूज़ करता पाया गया तो उसी वक्त मेरी सेवाओं को रद्द किया जाए, ऐसा एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा झारखंड के अंदर। तो झारखंड के अंदर बेसिकली ये अगले साल 1 अप्रैल 2021 से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी टबैको प्रोडक्ट, दैट इज सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, सुपारी, ठीक है, हुक्का, ई सिगरेट या किसी भी इस तरह के टबैको प्रोडक्ट्स या स्मोकिंग वाले हो या स्मोकलेस हो, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आपको झारखंड में सरकारी नौकरी अब नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी झारखंड के अंदर काम कर रहे एम्प्लॉयज़ हैं, अब उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन आ गया। क्या, 1 अप्रैल 2021 से उनको भी क्या करना पड़ेगा, एज पर द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 कोटपा, झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं सुखदेव सिंह, इन्होंने एक नोटिफिकेशन पास किया है क्या, कि जो भी सरकारी अफसर झारखंड के ऑफिस में काम कर रहे हैं, झारखंड के सरकारी ऑफिस में जो भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं, वो एक डिक्लेरेशन देंगे अगर उनको नौकरी करनी है तो। यानी कि झारखंड के सारे सरकारी ऑफिस जितने भी हैं वो सारे के सारे टबैको फ्री कर दिए जाएंगे। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑफिस की सीमा के अंदर वो किसी भी दफ्तर में का यूज़ नहीं कर सकते अगर उन्हें नौकरी करनी है तो। ये झारखंड की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, ऐसा मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी राज्यों को भी ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च कर देना चाहिए। हालांकि कुछ राज्य पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि राजस्थान ने कुछ टाइम पहले एक ऐसा ही इनिशिएटिव लॉन्च किया था, तो कुछ स्टेट और भी कर चुके हैं। अब झारखंड बना ऐसा राज्य जिसने लॉन्च कर दिया कि उसके एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया कि उसके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं झारखंड के अंदर वो सारे के सारे टबैको फ्री होंगे। जो भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो टबैको प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे, एक डिक्लेरेशन उनसे लिया जाएगा, और जितने भी नए आएंगे वो भी, उनको नौकरी तभी मिलेगी अगर वो यूज़ ना करते हुए। चलिए, नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है फॉर द थारू ट्राइब्स के लिए। देखिए, थारू ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं तो ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म के पीपल हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं, थारू का मतलब ये होता है द थेरावड़ी बुद्धिज्म। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये ट्राइबल्स एरिया में घास के घर बना के रहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये घास के घर बना के रहते हैं। ठीक है, ग्रास कलेक्ट करके जंगल में से उसके घर बना के रहते हैं। तो अभी ये थारू ट्राइब्स के लिए एक स्कीम लॉन्च करने का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए टूरिज्म को अट्रैक्ट करना चाहती है। ठीक है, कि टूरिस्ट यहाँ पे आएँ। ठीक है, टूरिस्ट यहाँ पे आए, इनके कल्चर को जानें, इनके साथ रहें, और जिस तरह से ये नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं उनकी तरह रहें और इनको समझें और इनको आगे ग्रो किया जाए। तो इसके लिए थारू ट्राइब्स को ग्रो करने के लिए जो फंडिंग आएगी, जो पैसा आएगा, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो पैसा भी आएगा, तो इन लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो इनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे आते हैं, कुवैत। तो कुवैत के
जो प्राइम मिनिस्टर थे, कुवैत के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था शेख सबा अल खलीद, तो ये 2019 में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब इनको दोबारा से इलेक्ट कर दिया गया, दोबारा से इनको चुन लिया गया है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और करेंसी चलती है दिनार, करेंसी चलती है दिनार। शेख सबा अल खलीद ये है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निकोले लोनेल सियूका, तो ये रोमानिया के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि रोमानिया के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इनका नाम था लुडोविक ऑर्बन। लुडोविक ऑर्बन इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, तो इसी के चलते हुए यहाँ पे रोमानिया के एक टेम्परेरी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बैठाए गए। तो रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट और करेंसी यहाँ पे चलती है ल्यू, रोमानियन ल्यू। नेक्स्ट जेना वुल्डरिज, जेना वुल्डरिज, तो ये बने वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है हास्टिंग यूके में। इसका हेडक्वार्टर है हास्टिंग यूनाइटेड किंगडम में, इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट जेना वुल्डरिज यहाँ पे अपॉइंट किए गए। एंड वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन 1967 का बना हुआ है और 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है जेना वुल्डरिज को। आगे देखते हैं। अन्निका सोरेनस्टेम, अन्निका सोरेनस्टेम को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। अन्निका सोरेनस्टेम को वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन का, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, वो है लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट अनिल सोनी, अनिल सोनी बने हैं WHO फाउंडेशन के पहले CEO। देखिए 2020 में, मई 2020 में WHO फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। WHO फाउंडेशन की स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है, उसको फर्दर आगे लेके जाने के लिए, उसको फर्दर प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे एक फाउंडेशन की स्थापना की गई, दैट इज WHO फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी WHO की तरह जिनीवा, स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। तो इसके पहले CEO नियुक्त किए गए एक भारतीय है, दैट इज अनिल सोनी। इनका नाम है अनिल सोनी, अनिल सोनी। आगे बढ़ते हैं। लॉयड ऑस्टिन, लॉयड ऑस्टिन, देखिए USA की बात हम करें तो USA में पहले डोनाल्ड ट्रंप है। अभी जनवरी 2021 में जो बाइडेन बनेंगे USA के नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जो बाइडेन। तो बाइडेन जी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के थे। तो अभी जब बाइडेन की सरकार आ रही है तो बाइडेन अपने जो ऑफिशियल है उनको नियुक्त करते जा रहे हैं कि मैं इसको ये बनाऊंगा, इसको ये बनाऊंगा। तो लॉयड ऑस्टिन बनेंगे डिफेंस सेक्रेटरी, बाइडेन जी की सरकार में डिफेंस सेक्रेटरी बनेंगे लॉयड ऑस्टिन। और ये पहले ब्लैक पर्सन है, पहले ब्लैक पर्सन। इससे पहले ये ओबामा की सरकार में काम कर चुके हैं बेसिकली, बट तब ये आई कैन से आर्मी हेड थे, डिफेंस सेक्रेटरी नहीं थे, तभी आर्मी हेड थे। अब ये डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा बाइडेन जी ने क्या किया है, बाइडेन जी ने शेवियर बेकेरा को नियुक्त किया है सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। उसके बाद डॉक्टर रोचेले वालेंस्काई, इनको नियुक्त किया द चीफ ऑफ इन्फेक्टियस डिसीजेज एट मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन बॉस्टन। तो इनको भी यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो जो रोचेले वेलेंस्की है, तो ये इन्फेक्टियस डिसीज एट मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन बॉस्टन में काम करते हैं। तो इनको US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में अपॉइंट किया जाएगा। देखिए अभी बाइडेन जब राष्ट्रपति बनेंगे तो सबसे पहला जो एक चैलेंज जो उनके सामने आने वाला है, जो प्रॉब्लम ऑनगोइंग है, दैट इज कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया, तो कोविड-19 के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है डॉक्टर एंथनी फौकी को, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस के। तो इन्होंने बाइडेन ने इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट ब्रिटेन ने लॉन्च कर दी कोविड-19 की वैक्सीन, ठीक है, ट्रायल खत्म करके उसने ऑफिशियली वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। और पहला पर्सन जिसको कोविड-19 की वैक्सीन दी गई वो है मार्गरेट कीनन, 91 ईयर ओल्ड लेडी, मार्गरेट कीनन। इनको ग्रैंड माँ बोलते हैं, ग्रैंड माँ,
इनको ग्रैंड माँ से संबोधित किया गया। तो ग्रैंड माँ मार्गरेट कीनन 91 ईयर ओल्ड वुमन थी ये, तो इनको मिली फाइजर की कोविड वैक्सीन, तो ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद पहला इंडियन ओरिजिन का ब्रिटिश पीपल, ठीक है, पहला इंडियन ओरिजिन का पीपल, नॉट इंडियन अमेरिकन, क्योंकि यूके में मिली है वैक्सीन, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन के पहले ब्रिटेन पीपल जिनको यहाँ पे दिया गया वैक्सीन वो है डॉक्टर हरी शुक्ला और उनकी वाइफ रंजन जी। तो एक कपल पूरा का पूरा, पर्सन भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन कपल बोल सकते हैं, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन बोल सकता हूं, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन यहाँ पे मैं लेडी बोल सकता हूं। तो इनको मिला फाइजर का वैक्सीन जो भी मिल गया यूके के अंदर। नेक्स्ट, श्रीलंका, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो 2021 में एशिया कप को होस्ट करेगा श्रीलंका। अब 2021 में पहले पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, बट पाकिस्तान में सिचुएशन अभी कोविड-19 के चलते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, हम इस साल नहीं कर पाएंगे, तो अब पाकिस्तान होस्ट करेगा 2022 में। पाकिस्तान होस्ट करेगा एशिया कप को 2022 में और 2021 में होस्ट करेगा श्रीलंका। 2021 में श्रीलंका, 2022 में पाकिस्तान। नेक्स्ट, जहेन दारूवाला, ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने फार्मूला 2 रेस जीती है, दैट इज एट द सखीर ग्रैंड प्रिक्स, जो कि बहरीन में हो रही थी, बहरीन में ऑर्गेनाइज हो रहा था, ठीक है। तो जहेन दारूवाला जी ने जीता है क्या, फार्मूला 2 रेस, ये पहले भारतीय बने। और बेसिकली ही इज द मेंबर ऑफ रेड बुल जूनियर टीम के मेंबर हैं ये। और ये जो फार्मूला 2 रेस का ओवरऑल चैंपियनशिप था, ये साखिर ग्रैंड प्रिक्स इसका लास्ट रेस था जो इन्होंने जीता है, ठीक है, इस सीजन का। बट ओवरऑल सीजन किसने जीता फार्मूला 2 का ओवरऑल सीजन किसने जीता, तो एक बहुत अच्छे कार रेसर रहे हैं हमारे पास, जिनके बारे में सबको पता होगा, माइकल शुमाकर। तो माइकल शुमाकर जी के जो बेटे हैं मिक शुमाकर ने जीता है ओवरऑल सेशन, ओवरऑल फार्मूला 2 चैंपियनशिप। ये तो फार्मूला 2 की बात हुई। फार्मूला 1 की बात भी करते हैं कि फार्मूला 1 शाकिर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। तो फार्मूला 1 शाकिर ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर्गियो पेरेज ने। ये सर्गियो पेरेज की पहली जीत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेसेस हम जाते हैं ल्यूइस हैमिल्टन जीतते हैं, ठीक है, और भी प्लेयर्स हैं जीतते हैं, वोल्टेरी बोटास हैं, ठीक है, निको रॉसबर्ग अब नहीं है, तो काफी सारे प्लेयर्स जीतते रहते हैं, बट सबसे ज्यादा जीतते हैं लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 की बात कर रहा हूं मैं, अब, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं F1 की, पहले F2 हमने बात करी। तो सर्गियो पेरेज इन्होंने जीता, ठीक है, मैक्सिको के रहने वाले सर्गियो पेरेज। नेक्स्ट, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने लॉन्च कर दिया सेकंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथन इन्होंने लॉन्च कर दिया है सेकंड। तो ये 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑनगोइंग है, 7 दिसंबर से चल रहा है, 31 दिसंबर तक चलेगा, 25 दिन का। भारत की हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, साइकिल बेसिकली चलाना है तो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फिट इंडिया की वेबसाइट के द्वारा। फिटनेस गोल है हमारा, फिट इंडिया मूवमेंट है। उसके बाद विकेट कीपर पार्थिव पटेल जी ने अनाउंसमेंट कर दिया अपने रिटायरमेंट का, तो पार्थिव पटेल अब नहीं खेलेंगे, ठीक है। विकेट कीपर बैट्समैन पार्थिव पटेल जी अब नहीं खेलेंगे। तो ये अपने करियर में 25 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 38 वनडे इंटरनेशनल और 2 T20 इन्होंने खेले हैं, इसके अलावा बात करूं डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक क्रिकेट ये किस स्टेट के लिए खेले हैं, ये बात ध्यान रखना, गुजरात के लिए 194 मैच खेले इन्होंने गुजरात के लिए। नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने ब्रेक डांसिंग को अप्रूवल दे दिया है। तो सॉरी, इंडियन बोल रहा हूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पे ब्रेक डांसिंग को अप्रूवल दे दिया। ब्रेक डांसिंग जो होगा, अब देखिए मैं बात करूं ओलंपिक गेम्स की, तो ओलंपिक गेम्स पहले 2020 में होने वाली थी, समर ओलंपिक्स, जो कि नहीं हो पाए। अब ओलंपिक गेम्स होंगे 2021 में, जो 2020 वाले ओलंपिक गेम्स है अब 2021 में होने वाले। 2021 में कहां होने वाले, टोक्यो जापान में। उसके बाद 2021 के बाद कब होंगे, 2024 में होंगे। 24 में कहां पे होंगे, पेरिस फ्रांस के अंदर। 2028 में होंगे उसके बाद लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर।
अब ये जो ब्रेक डांसिंग है इसको बोला जाएगा ब्रेकिंग, और ये ब्रेकिंग जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं होगा, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा पेरिस ओलंपिक में। इसको पेरिस ओलंपिक में इवेंट ये होगा, 2021 वाली टोक्यो ओलंपिक्स में ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि टोक्यो ओलंपिक में नहीं होने वाला ब्रेक डांसिंग या ब्रेकिंग ये 2024 की पेरिस गेम्स में होगा। अब क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेकिंग कौन से ओलंपिक में होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम सोचते हैं कि अभी जो ओलंपिक होगा उसी में आएगा, नहीं, ये टोक्यो ओलंपिक में नहीं है, ये 2024 वाली पेरिस ओलंपिक्स में है। नेक्स्ट, मेडागास्कर। अब इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स जो होगी वो 2023 में पहले मालदीव्स में होने वाली थी, अब कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए मालदीव्स उसको होस्ट नहीं कर पाएगा, अब ये होगी मेडागास्कर में, अब ये होगी मेडागास्कर के अंदर, दैट इज इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स 2023। नेक्स्ट, विश्वनाथन आनंद, द चेस चैंपियन, ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। तो इन्होंने अभी एक कंपनी के साथ, दैट इज वेस्ट ब्रिज नाम की एक कंपनी के साथ टाई अप किया है और एक अकेडमी बनाई है, दैट इज वेस्ट ब्रिज आनंद चेस अकेडमी, WACA, मैं इसको बोल सकता हूँ WACA, ठीक है। तो WACA के चलते हुए, दैट इज वेस्ट ब्रिज आनंद चेस अकेडमी के चलते हुए विश्वनाथन आनंद, भारत के चेस चैंपियन, ये हर साल 5 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके उनको खेलना सिखाएंगे, उनको चैंपियंस बनाएंगे, ठीक है, ताकि वो और ग्रो करे और यहाँ पे गेम को जीत सके, ठीक है। तो 5 प्लेयर हर साल ये ट्रेन करेंगे विश्वनाथन आनंद। तो वेस्ट ब्रिज आनंद चेस अकेडमी यहाँ पे बनाई जा रही है, तो विश्वनाथन आनंद यहाँ पे इसको बना रहे हैं। और इस साल जो बेसिकली पहले 5 इनके जो स्टूडेंट रहेंगे जिनको ये सिखाएंगे उनका नाम इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, तो नाम आपके सामने है। ये 15 साल के प्रगनानंदा जी, ठीक है, इनकी बहन भी है आर वैशाली जी 19 साल की हैं। उसके बाद डी गुकेश हैं 14 साल के, रौनक साधवानी है 15 साल के, और उसके बाद निहाल सरीन है 16 साल के। तो इन 5 को ये सिखाने वाले हैं विश्वनाथन आनंद। उसके बाद भारतीय टेनिस प्लेयर अंकिता रैना, इन्होंने एकातेरिन गोर्गोजे के साथ मिलके, जो कि जॉर्जिया की एक बहुत अच्छी प्लेयर है, इनके साथ मिलके इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का डबल टाइटल जीत रहा है। बेसिकली दुबई में हो रहा था, इसका नाम था अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज। ये बेसिकली इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो पूरा का पूरा वुमेन टेनिस टूर था उसका एक मैं कह सकता हूँ टूर्नामेंट था, दैट इज हफ्तूर टेनिस चैलेंज, जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसको अब जीत लिया है किसने, अंकिता रैना ने, अपनी पार्टनर एकातेरिन के साथ मिलके, जो कि जॉर्जिया की एक बहुत अच्छी प्लेयर है। तो अंकिता रैना। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरे एंडरसन, तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दिया है, कोरे एंडरसन। अब बात करते हैं ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज मतलब वो पर्सन्स जो दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, तो दुनिया में नहीं रहे। मॉर्गन स्टैनले एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसके टॉप इंडिया डील मेकर आयशा दे स्क्वेरिया, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। उसके बाद फेमस हिंदी पोइट मंगलेश देबराल जी अब नहीं रहे। डांस पॉइनर उस्ताद देबो वेरी फेमस, ठीक है। तो ये उस्ताद देबो काफ़ी फेमस है क्योंकि ये कुछ ऐसा डांस करते थे जो वेस्टर्न कल्चर्स को भी मिक्स करता था और भारतीय कल्चर्स को भी मिक्स करता था। कथक और डांसेस को मिलाकर ये अपना एक यूनिक फॉर्म बनाते थे डांस का। उस्ताद देबो जी अब नहीं रहे। उसके बाद द फेमस टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर, देयर आर सम सीरियल्स ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेडीज़ को पता होगा, तो उसमें काम करती थी दिव्या भटनागर जी, अब नहीं रही। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के राइटर मधुकर गंगाधर जी अब नहीं रहे। एंड द फेमस बंगाली एक्टर मनु मुखर्जी, इनका भी देहांत हो गया। एंड रवि पटवर्धन, ये मराठी एक्टर थे, रवि पटवर्धन का भी देहांत हो गया, ये अब नहीं रहे। तो बच्चों ये था हमारा मिसलेनियस जीके ऑफ सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2020।
क्लास के अंदर अगर कोई भी डाउट आपको आता है, क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा। अगर आप पोर्टल पे क्लास को देख रहे हो तो नीचे एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें आप अपना कोई भी फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। कुछ भी अगर आपको लगता है क्लास में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ और चीज़ें आप चाहते हो, तो आप कुछ भी क्लास के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख के आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट्स भी किया करो, ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। चलिए, क्लास का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पे हमारे पोर्टल पे जाके मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।